नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए YouTube चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की दुनिया। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए एक स्पेशल लेक्चर लेके आए हुए हैं, जो है हम लोग का मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन से ही रिलेटेड है और ये इसका है लेक्चर नंबर 3। तो आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर नंबर 3 में आज हम लोग देखने वाले हैं इंटरमीडिएट्स के बारे में कि इंटरमीडिएट्स होते क्या हैं। तो आपको मैंने पहले ही लेक्चर्स में इंटरमीडिएट के बारे में थोड़ी चीज़ें बताई थी और बताया था कि द सबस्टेंसेस formed between the reactant and product which exist for a short time is known as इंटरमीडिएट। क्या मैंने आपको बताया हुआ था उस टाइम? हमने बताया था कि ऐसे सबस्टेंस जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में शॉर्ट टाइम के लिए बनते हैं उसी को हम लोग इंटरमीडिएट कहते हैं। आपको मैंने क्या बताया था कि ऐसे सबस्टेंस जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट है हम लोग का, और रिएक्टेंट से क्या बनते हैं? रिएक्टेंट से हम लोग का बनता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से हम लोग का बनता है प्रोडक्ट। लेकिन इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनने वाला सबस्टेंस इंटरमीडिएट कहलाता है। क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट कहलाता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो सबस्टेंस बनते हैं, किसके लिए? शॉर्ट टाइम के लिए। किस टाइम के लिए? शॉर्ट टाइम के लिए। जब शॉर्ट टाइम के लिए जो सबस्टेंस बनते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट्स बोलते हैं। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो शॉर्ट टाइम के लिए जो सबस्टेंस बनते हैं उसी को हम लोग इंटरमीडिएट बोलते हैं। द सबस्टेंसेस फॉर्म्ड बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट व्हिच एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम इज नोन एज इंटरमीडिएट्स। अब ये इंटरमीडिएट इतना ही सिर्फ हम लोगों ने देखा था, लेकिन आज अब हम लोग इस रिएक्टेंट के टाइप्स के बारे में जानेंगे कि ये रिएक्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो जो ये हम लोग के रिएक्टेंट होते हैं ना, ये जो हम लोग के रिएक्टेंट होते हैं वो फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से देखिएगा। तो जो हम लोग के ये रिएक्टेंट होते हैं ना, पहला होता है कार्बोनियम आयन, और इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन। कार्बोनियम आयन या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन। तो पहला जो इंटरमीडिएट होता है हम लोग का वो होता है कार्बोनियम आयन या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोकेटायन। जो दूसरा हम लोग का पाया जाता है वो हम लोग का पाया जाता है कार्ब एनायन। दूसरा जो इंटरमीडिएट होता है वो हम लोग का होता है कार्ब एनायन। और जो तीसरा जो हम लोग का इंटरमीडिएट होता है वो होता है फ्री रेडिकल्स एज अ इंटरमीडिएट। कोई ऐसा इंटरमीडिएट है जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन्स है, एज इंटरमीडिएट। तो हम लोग के ये जो इंटरमीडिएट्स हैं, पहला होता है कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकेटायन, जो दूसरा होता है वो कार्बन आयन होता है, तीसरा जो होता है वो फ्री रेडिकल एज इंटरमीडिएट होता है। और जो ये 4 नंबर का जो हम लोग का होता है, जो 4 नंबर का होता है हम लोग का, वो क्या होता है? तो 4 नंबर का होता है कार्बीन। जो चौथे नंबर का होता है वो हम लोग का होता है कार्बीन। जो 5वें नंबर का होता है वो होता है हम लोग का नाइट्रीन। और जो 6वें नंबर का होता है वो होता है बेंजाइन। तो देखो ये जरा हम लोग के कितने टाइप के होते हैं। तो ये हम लोग के होते हैं 6 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं? हम लोग के होते हैं जो इंटरमीडिएट होता है वो हम लोग का 6 टाइप का होता है।
पहला जो होता है उसको बोलते हैं कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकेटायन, जो दूसरा होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्ब एनायन, जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं फ्री रेडिकल एज इंटरमीडिएट, जो चौथा होता है उसको कार्बीन, पांचवें को नाइट्रीन और छठवें को बेंजाइन। अब इसी को एक एक करके पढ़ना है कि कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्ब एनायन क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है जो इंटरमीडिएट के रूप में वर्क करता है, कार्बीन क्या होता है, नाइट्रीन क्या होता है और बेंजाइन क्या होता है। तो इंटरमीडिएट क्या होते हैं, हमने सबसे पहले देखा इंटरमीडिएट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में शॉर्ट टाइम के लिए जो सबस्टेंस बनेगा उसी को हम लोग इंटरमीडिएट बोलेंगे। और जो ये इंटरमीडिएट होता है वो फॉलोइंग 6 टाइप के होते हैं, कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, फिर फ्री रेडिकल एज इंटरमीडिएट, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन। तो फटाफट से इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें और अब एक एक करके कार्बोकेटायन, कार्ब एनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन, नाइट्रीन और बेंजाइन के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर सकें। चलिए जरा अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हम लोग का मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का, कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकेटायन। तो किसको हम लोग कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकेटायन बोलते हैं? तो intermediates in which carbon atom have a positive charge is known as, intermediate in which carbon atom have positive charge is known as कार्बोकेटायन। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्बोकेटायन is a cation in which carbon atom have a positive charge। देखो जरा कार्बोकेटायन क्या है, एक ऐसा इंटरमीडिएट जिसमें कार्बन एटम के ऊपर क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो। ऐसा इंटरमीडिएट जिसमें जो कार्बन एटम है, जो उस कार्बन एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो इसी को हम लोग कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकेटायन बोलते हैं। एक और तरीके से हम कार्बोकेटायन को जान सकते हैं, वो क्या कि कार्बोकेटायन इज अ केटायन इन विच कार्बन एटम हैव अ पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटायन एक ऐसा केटायन होता है जिसमें कार्बन एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग हो सकता है CH3 पे पॉजिटिव चार्ज, CH3 पे पॉजिटिव चार्ज, ये C कार्बन एटम पे है पॉजिटिव चार्ज, तो CH3 पे है पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे मेथिल कार्बोनियम आयन। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम है हम लोग का मेथिल, इसका नाम है हम लोग का मेथिल कार्बोनियम आयन, मेथिल कार्बोनियम आयन। दूसरा देखो जरा, मान लो हो CH3CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, CH3CH2 पे पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे, देखो 2 कार्बन का है ना, तो ये क्या हो गया, एथिल कार्बोनियम आयन, ये क्या है हम लोग का एथिल कार्बोनियम आयन है। मान लो ऐसे हो CH3CH पे पॉजिटिव चार्ज और इधर भी हम लोग का CH3, तो ये क्या है, आइसोफॉर्म है ना, और 3 कार्बन, इसको प्रोपिल बोलेंगे, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, ये हम लोग का है आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन। ये हम लोग का क्या है, आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन। ये 3 एग्जाम्पल अभी हमने दिखाया है, ये तीनों के तीनों इंटरमीडिएट है, लेकिन जो कार्बन एटम है उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसमें भी देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी देखो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बोनियम आयन क्या होता है, ऐसा इंटरमीडिएट
जिसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो ये देखो एक ऐसा इंटरमीडिएट है जिसमें कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एक कार्बन को हम लोग मेथिल बोलते हैं, इसलिए मेथिल कार्बोनियम आयन। दो कार्बन को हम एथिल बोलते हैं, तो ये कार्बन के ऊपर एथिल कार्बोनियम आयन, और ये तीन को हम लोग प्रोपिल बोलते हैं, और दूसरे से एक मेथिल ग्रुप जरूर है इसलिए आइसोफॉर्म इसको बोलते हैं, तो इसको आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन। तो कार्बोकेटायन क्या है? कार्बोकेटायन एक ऐसा इंटरमीडिएट है जिसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जैसे कि मेथिल कार्बोनियम आयन, एथिल कार्बोनियम आयन, आइसोप्रोपिल कार्बोनियम आयन। फटाफट से इतने को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग और आगे बढ़े और इस कार्बोकेटायन के बारे में और सारी प्रॉपर्टीज को देख सकें। चलिए जरा हम लोग अगली प्रॉपर्टी को देखते हैं। ये देखो ये कार्बोनियम आयन का ये हम लोग का स्ट्रक्चर है। इस कार्बोनियम आयन के स्ट्रक्चर में देखो जरा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 3 बॉन्ड बनाया हुआ है, एक इस आर के साथ, इस एक आर के साथ, इस एक आर के साथ, और इसके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। तो कार्बोनियम आयन इन कार्बोनियम आयन कार्बन एटम has only 6 electron in his valency cell. So it is electron deficient molecule. It is electron deficient molecule. क्या मैंने आपको बताया? देखो जरा, कार्बोनियम आयन में जो कार्बन एटम है उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है। कैसे? ये 3 बॉन्ड बनाया है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक आर और एक आर के साथ 3 बॉन्ड बनाया हुआ है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके। तो जो कार्बोकेटायन होता है या फिर कार्बोनियम आयन होता है, उसमें जो कार्बन एटम होते हैं उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या होता है? ये जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा सो इट इज मोर रिएक्टिव। ये क्या होगा? मोर रिएक्टिव होगा। क्या मैंने आपको बताया कि जो कार्बोनियम आयन है उसका जो कार्बन एटम है उसके पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो जो कार्बोनियम आयन का स्ट्रक्चर, उसमें कार्बन एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन कमी है, तभी ऑक्टेट इसका कंप्लीट होगा। इसलिए क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है। और जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं? रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। वो जल्दी से जल्दी अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेगा ताकि वो स्टेबिलिटी को कंसीडर कर सके, स्टेबिलिटी को एराइज कर पाए। तो ये जो कार्बोनियम आयन है हम लोग का, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है और मोर रिएक्टिव है, क्योंकि इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपने आप के ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। ये ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मोर रिएक्टिव होता है। साथ ही साथ अगर हम इसकी बात करें तो जो कार्बोनियम आयन जो होता है कार्बोनियम आयन हैव ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है इसका? तो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर, इसका ट्राइगोनल स्ट्रक्चर पाया जाता है, एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। बॉन्ड एंगल जो पाया जाता है वो 120 डिग्री का पाया जाता है। और जो इसमें एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। देखो जरा, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस कार्बोकेटायन की, क्या कि जो कार्बोनियम आयन होता है उसके पास ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है?
ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो 120 डिग्री के होते हैं और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, sp2 होता है। तो कार्बोनियम आयन हैव ट्राइगोनल स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जाता है? तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसा होता है? वो sp2 होता है। और जब इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैसा बिहेव करेगा? इट्स बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह से ये वर्क करेगा। तो इट्स बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल और इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो इसमें भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और चूंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो फिर ये क्या है? इट्स बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, या तो इलेक्ट्रोफाइल है और वर्क करेगा किसके तरह? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह से वर्क करेगा। साथ ही साथ कार्बोनियम आयन की और प्रॉपर्टी अगर हम जाने तो इट इज अ लेविस एसिड। ये क्या होता है? ये हम लोग का जो होता है वो लेविस एसिड होता है। तो कार्बोनियम आयन में जो कार्बन एटम है उसके पास हैं 6 इलेक्ट्रॉन। क्या क्या हमको देखना है कि कार्बोनियम आयन में जो कार्बन एटम है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है, इसलिए ये क्या है? मोर रिएक्टिव है। क्या है? ये हम लोग का जो है वो मोर रिएक्टिव। देखो जरा, तो ये हम लोगों ने इतनी सारी प्रॉपर्टीज को जान लिया कार्बोकेटायन या फिर कार्बोनियम आयन के। जो कार्बोनियम आयन होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं भी होता है और कुछ ऐसा भी इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा भी इसका स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये हम लोग का फ्लैट स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ये हम लोग का ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। तो ऐसा भी स्ट्रक्चर पाया जाता है और ऐसा भी स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हम लोग का क्या है? ये भी हम लोग का क्या है? कार्बोनियम आयन ही है, जिसमें देखो ये यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पाया जाता है। तो कार्बोनियम आयन की प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने देख लिया। कार्बोनियम आयन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मोर रिएक्टिव है। कार्बोनियम आयन के पास ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है या फिर फ्लैट स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 है और ये इलेक्ट्रोफाइल या फिर इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट की तरह से वर्क करेगा क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये जो होता है वो लेविस एसिड होता है। तो फटाफट से इतना जितनी सारी चीजें हम लोग पढ़े इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें और आगे की चीजों को और अच्छी तरीके से जान सकें। चलिए जरा अब हम लोग टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन को देखते हैं कि कितने टाइप्स के जो होते हैं वो कार्बोनियम आयन होते हैं। तो जो हम लोग का कार्बोनियम आयन होता है वो 3 टाइप का होता है। जो पहला होता है वो हम लोग का होता है प्राइमरी कार्बोनियम आयन, प्राइमरी कार्बोनियम आयन, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन या फिर कार्बोनियम आयन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। जो दूसरा टाइप होता है वो हम लोग का होता है सेकेंडरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन या फिर इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन और जो तीसरा जो होता है हम लोग का वो होता है टर्शियरी कार्बोनियम आयन या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन, 3 डिग्री कार्बोकेटायन।
केटायन। तो ये हम लोग का देखो कितने टाइप के कार्बोनियम आयन होते हैं, 3 टाइप के, प्राइमरी कार्बोनियम आयन या फिर 1 डिग्री कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन या फिर 2 डिग्री कार्बोनियम आयन, टर्शियरी कार्बोनियम आयन या फिर 3 डिग्री कार्बोनियम आयन। अब हम लोग किसको बोलेंगे प्राइमरी कार्बोनियम आयन, किसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोनियम आयन और किसको बोल सकते हैं टर्शियरी कार्बोनियम आयन। तो देखो जरा, अगर जो ये पॉजिटिव चार्ज वाला ये हम लोग का कार्बन एटम है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन एटम डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच्ड है, ये जो हम लोग का पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम है वो अगर डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो अगर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला, ये जो पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन है वो डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन। इसको क्या हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर देखो जरा, अगर ये हम लोग का जो पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम डायरेक्टली जो है वो 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है, ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम है वो डायरेक्टली अगर 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर हम लोग का ये जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है वो डायरेक्टली अगर 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है, डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच्ड है 3 कार्बन एटम से अटैच्ड है तो इसको हम लोग बोलते हैं 3 डिग्री कार्बोकेटायन। देखो जरा, तो कार्बोनियम आयन या फिर कार्बोकेटायन 3 टाइप के होते हैं, प्राइमरी कार्बोनियम आयन, सेकेंडरी कार्बोनियम आयन या फिर टर्शियरी कार्बोनियम आयन। तो किसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 2 डिग्री कार्बोकेटायन या फिर 3 डिग्री कार्बोकेटायन। जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है, जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम है, अगर वो डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच्ड है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अगर पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच्ड है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन। और जो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम है वो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री कार्बोकेटायन। तो अगर आपको प्राइमरी कार्बोकेटायन या फिर 1 डिग्री कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन या फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन और टर्शियरी कार्बोकेटायन 3 डिग्री कार्बोकेटायन अगर आपको समझ आ गया हो तो लाइक का बटन दिया हुआ है, लाइक के बटन को आप दबा दीजिए। देखो जरा, अगर जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम है डायरेक्टली एक कार्बन एटम से जुड़ा तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन, पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम अगर डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से जुड़ा तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन, पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम अगर डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से जुड़ा तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से ताकि हम लोग आगे बढ़े। चलिए जरा हम लोग अगले टॉपिक पे आते हैं, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो जो कार्बोकेटायन है वो इसकी स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी। 3 टाइप के अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि जो कार्बोकेटायन होता है वो या तो 1 डिग्री होता है या फिर 2 डिग्री होता है या फिर ये कैसा होता है 3 डिग्री होता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, जिस पे क्वेश्चन हम लोग के पूछा जाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करिए या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर सेट करिए। तो इस पे एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपके। इतना अपने दिमाग में कंसेप्ट क्लियर करके रहिएगा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे एमसीक्यू प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो देखो जरा, द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज है उसके सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज है, पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज है, वो इधर उधर नहीं जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज जहां है वहीं फिक्स अगर है तो ऐसा कार्बोकेटायन लेसर स्टेबल होगा। और अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज होगी जब पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होंगे या फिर डिस्पर्स्ड होंगे। यानी ये पॉजिटिव चार्ज अगर एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा सकता है, अगर एक जगह से उठ के दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है तब तो वो कार्बोकेटायन स्टेबल होगा। अगर वहीं का वहीं फिक्स है तो फिर वो स्टेबल नहीं होगा। तो आपको क्या बताया गया कि अगर किसी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी जाननी है तो हमको देखना होगा कि पॉजिटिव चार्ज, उसका पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड है, डीलोकलाइज है कि लोकलाइज है। लोकलाइज का मतलब वहीं फिक्स है और डीलोकलाइज का मतलब एक जगह से उठ के दूसरी जगह जा सकता है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया गया है। देखो जरा, कह रहा है कि जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, आपको भी याद रखना है ये 3 डिग्री, अगर इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाए, सबका जरा स्ट्रक्चर अगर हम लोग बना दिए, ये देखो ये कार्बन एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
तीन मेथिल ग्रुप दिख रहे हैं। देखो जरा, एक CH3 इधर है, दूसरा CH3 इधर है और तीसरा CH3 इधर है। ये देखो, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये CH है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक CH3 है, इधर एक हम लोग का CH3 है और इधर नीचे की तरफ भी एक CH3 है, ये वाला। अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए तो ये ऐसा, ये CH3, ये CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये हम लोग का CH3 ही है। तो देखो जरा, कह रहा है कि इसमें जो ये कौन सा कार्बोकेटायन है, ये जो कार्बन एटम है वो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से अटैच थे, तो इसको बोलेंगे क्या, 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ये जो कार्बोकेटायन है वो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए इसको बोलेंगे 2 डिग्री कार्बोकेटायन। ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच, इसको बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटायन। ये हम लोग का मेथिल कार्बोकेटायन कहीं अटैच नहीं है किसी कार्बन से, इसको 0 डिग्री कार्बोकेटायन हम लोग बोल सकते हैं। तो ये 3 डिग्री दे रहा है कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा मोर स्टेबल होते हैं। उसके बाद कौन स्टेबल होता है, 2 डिग्री। उसके बाद कौन होता है, 1 डिग्री। और सबसे कम कौन, 0 डिग्री का। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि देखो जरा, ये जो कार्बन एटम है इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है और इससे 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये एक ग्रुप दिया है CH3, इधर भी एक ग्रुप जुड़ा है CH3, ये भी एक ग्रुप जुड़ा है CH3। यानी इसके पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये जो एल्किल ग्रुप है, इसके पास इस 3 डिग्री कार्बोकेटायन के पास 3 एल्किल ग्रुप हैं। कितने एल्किल ग्रुप हैं, तो 3 एल्किल ग्रुप हैं। देखो जरा, 3 डिग्री कार्बोकेटायन के पास 3 एल्किल ग्रुप हैं। और ये एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, और जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन एटम पे ज्यादा बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन कार्बन एटम। ये कार्बन एटम पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, ये इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। तो देखो जरा, इस 3 डिग्री कार्बोकेटायन में 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, और एल्किल ग्रुप हम लोग का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, जो कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू को बढ़ा देता है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट है, और जिसके पास जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, आपको बताया गया है कि जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, यानी प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, उस कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी है वो उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगी। तो प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, उसकी स्टेबिलिटी भी उतना ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन के केस में 3 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन एटम पे बढ़ा दे रहे हैं। इसलिए ये जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इस 3 डिग्री कार्बोकेटायन में 3 एल्किल ग्रुप अटैच्ड हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। 2 डिग्री कार्बोकेटायन में 2 एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक ये और ये। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे कम होगी। इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे कम होगी। और इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और जिसके पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितना ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन में एल्किल ग्रुप ज्यादा हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन एटम पे बढ़ा दे रहे हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा।
2 डिग्री के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी 3 डिग्री से कम। 1 डिग्री में सिर्फ एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी इससे कम। और 0 डिग्री के केस में कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम पाई जाएगी। फटाफट से अगर आपको समझ में आ गया हो तो लाइक का बटन दबाइए, इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। देखिए जरा, अभी जो हम लोगों ने बात पढ़ी इसको हम नोट्स के रूप में भी देख लें। तो एल्किल ग्रुप इज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एल्किल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। एल्किल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो एल्किल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। व्हेन इट अटैच विथ द पॉजिटिव चार्ज कार्बन, जब ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन के साथ अटैच्ड होगा, जुड़ेगा, तो क्या होगा, इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द पॉजिटिव चार्ज। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे बढ़ा देगा, ये और इलेक्ट्रॉन देगा कि तुम ले लो और डोनेट करो। ये तो डोनेट किया ही हुआ है, लेकिन जब एल्किल ग्रुप जुड़ गए हैं तो ये इस कार्बन एटम को और इलेक्ट्रॉन देंगे कि तुम भी ले जाओ और डोनेट करो, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था। इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे पढ़ा हम लोगों ने, इंडक्टिव इफेक्ट। और ये हम लोग देख रहे थे कि इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की उतना ही ज्यादा, कार्बोकेटायन की उतना ही ज्यादा होती। अब हम लोग दूसरा जरा देखें। हम लोग ये तो हम लोग का था इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे स्टेबिलिटी को बताने का। एक और जो होता है मेथड इसकी स्टेबिलिटी को बताने का, वो होता है हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन भी होता है। एक और जो मेथड है वो है हम लोग का हाइपर कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन का मेथड क्या कहता है, हाइपर कंजुगेशन का मेथड कहता है कि जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, कहता है कि जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेशन क्या कहता है कि जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होंगे, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। पहला हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, इंडक्टिव इफेक्ट जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। अब हम लोग देख रहे हैं हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर जितने ज्यादा, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो इसके बेसिस पे भी अगर हम लोग को समझाना हो तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कितने ज्यादा बनते हैं ये आपको बताए हैं कि हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कैसे पता करते हैं हम लोग, जितना अल्फा कार्बन होते हैं। तो इसमें तो कोई अल्फा कार्बन नहीं है, सिर्फ एक यही कार्बन एटम है। तो इसके पास जो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो 0+1 बनेंगे। एक ही सिस्टम वाला ही एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। इसके पास देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम से जो डायरेक्टली अटैच कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और इसके पास जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, ये 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर दे सकता है, और ये कि इसका सिस्टम है। तो इसके पास 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है और इसका एक सिस्टम है। इसके पास देखें तो कार्बन एटम से डायरेक्ट, पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच कार्बन, अल्फा कार्बन। तो ये भी अल्फा कार्बन, ये भी डायरेक्टली अटैच, तो ये भी अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ और 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, यानी कितने हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाए गए, 3 और 3 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। और एक ये सिस्टम और है। अगर इस हम टर्शियरी की बात करें, 3 डिग्री कार्बोकेटायन की बात करें, तो देखो जरा इसके पास 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ। देखो पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम से डायरेक्टली 3 कार्बन एटम, तीनों अल्फा कार्बन है, और इसके पास प्रेजेंट हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ। और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये 3 3 6 और 3 9, 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देगा, साथ में इसका एक सिस्टम है ही। तो अभी आपने पढ़ा
कि जिसके पास जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर उस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। और हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर का पता कैसे लगाते हैं, तो जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है वो उतना ही ज्यादा उसका क्या होता है, उतना ही ज्यादा वो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। तो 0 डिग्री कार्बोकेटायन में सिर्फ सिस्टम वाला एक जो है हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसके पास 3 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है और एक सिस्टम है 1 डिग्री के केस में। 2 डिग्री के केस में 6 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है और 3 डिग्री केस में 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। इसलिए ये 0 डिग्री सबसे कम स्टेबल, देन उसके बाद उससे ज्यादा कौन 1 डिग्री, उसके बाद कौन 2 डिग्री और सबसे ज्यादा कौन 3 डिग्री, क्योंकि इसके पास 9 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आप इंडक्टिव इफेक्ट के बेसिस पे भी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर के भी बेसिस पे आप लोग इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। तो फटाफट से जितना पढ़ा है इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हुए और सारी चीजों को और डिटेल से देख सके। देखिए जरा, इस कार्बोकेटायन के स्टेबिलिटी से रिलेटेड अब हम लोगों ने बहुत सारी चीजें को देख लिया है। अब इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन हम लेके आए आपको लिए कि हम लोग क्वेश्चन दिया है कि एन प्रोपिल कार्बोकेटायन, एलिल कार्बोकेटायन और बेंजिल कार्बोकेटायन, इसमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, इस एन प्रोपिल कार्बोकेटायन की, इस एलिल कार्बोकेटायन की, कि इस बेंजिल कार्बोकेटायन की। हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एन प्रोपिल कार्बोकेटायन, एलिल कार्बोकेटायन और बेंजिल कार्बोकेटायन आप बताइए जरा किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हमको सेट करना है कि सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका, फिर उससे ज्यादा किसका, फिर सबसे ज्यादा किसका। तो ये देखो जरा, ये हम लोग का है, एक एक करके हम लोग देखते थे। ये जो है हम लोग का, इसके पास देखो ये कार्बन एटम है और इस कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम एक है और इसके पास दो, इसके पास क्या है 2 हाइड्रोजन है, यानी ये इस अल्फा हाइड्रोजन कितने, अल्फा हाइड्रोजन 2, अल्फा हाइड्रोजन 2, तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ये कितने देगा, 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देगा। ये 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर देगा और एक इसका ये सिस्टम है, इसके पास 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है और इसके पास साथ ही साथ एक इसका सिस्टम है। कार्बन पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच कार्बन एटम, अल्फा कार्बन एटम, इससे प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, 2 अल्फा हाइड्रोजन तो 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर में एक सिस्टम ये है। इसकी अगर हम बात करें तो ये देखो, ये जब डबल बॉन्ड ये यहां से यहां जब शिफ्ट होगा तो ये वाला डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां जनरेट हो जाएगा। ये जब डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो पॉजिटिव चार्ज इस पे जनरेट हो जाएगा और जब पॉजिटिव चार्ज इस पे जनरेट हो जाएगा तो कुछ यूं बनेगा। देखो ये डबल बॉन्ड अगर हम लोग यहां शिफ्ट करें तो ये एलिल कार्बोकेटायन का एक जो रिजोनेंस हो जाएगा। ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ये वाला, ये हाइपर कंजुगेटिंग, ये हाइपर कंजुगेटिंग नहीं देगा, ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर देगा। क्या होगा, अब ये CH2 पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। यानी ये एक हाई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है, ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं दे रहा है, ये क्या दे रहा है, एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है और एक सिस्टम इसका यही है। इसकी अगर हम बात करें तो ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड है, यानी ये कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा, ये 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा और एक इसका सिस्टम है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले जो एन प्रोपिल कार्बोकेटायन है इसके पास कार्बन के पास जो कार्बन टच है उसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इसके ये दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है, 2 हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है। ये वाला जो एलिल कार्बोकेटायन ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर नहीं दे रहा है, ये क्या दे रहा है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है और ये एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है और ये बेंजीन वाला 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है। अब जरा हमको बताना हो कि ये एन प्रोपिल कार्बोकेटायन, एलिल कार्बोकेटायन और बेंजिल कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी। तो आपको मैं एक बात बता दूं, जो हाइपर कंजुगेशन होता है, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होता है, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन देता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर लेसर स्टेबिलिटी देता है, लेसर स्टेबिलिटी देता है, लेसर स्टेबिलिटी देता है एज कंपेयर टू रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या देते हैं? हायर स्टेबिलिटी देते हैं। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, क्या? कि जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं कार्बोकेटायन को। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर गिव्स मोर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबिलिटी देते हैं एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो जरा, जितने ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी, उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी? कार्बोकेटायन की। स्टेबिलिटी किसकी? कार्बोकेटायन की। उतना ही ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी? कार्बोकेटायन की। तो हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर लेसर स्टेबिलिटी देता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। इसलिए जो इसमें ऑर्डर हो जाएगा, ये हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर दे रहा है, इसलिए ये सबसे कम जो है वो स्टेबल होगा। इसके पास एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ये इससे ज्यादा, क्योंकि ये रिजोनेंस शो कर रहा है तो रिजोनेंस ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये इससे ज्यादा स्टेबल हो गया। इसके पास 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसलिए ये वाला सबसे ज्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो बेंजिल कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हो क्योंकि इसके पास 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। एलिल कार्बोकेटायन बेंजिल से कम स्टेबल हो क्योंकि इसके पास एक ही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और ये एन प्रोपिल कार्बोकेटायन सबसे कम स्टेबल हो क्योंकि इसके पास रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर है। तो फटाफट से इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर नोट कर लीजिए, और अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए जितने लोग नहीं दबाए हुए, और फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आपकी फिनिश हो गई। तो आज के इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने इंटरमीडिएट्स में कार्बोकेटायन की प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने डील कर लिया, उसके स्ट्रक्चर को डील कर लिया, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जाता है उसको भी देख लिया। साथ ही साथ जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे हमारे वो इसी स्टेबिलिटी से रिलेटेड आएंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बोकेटायन दिया रहेगा, या फिर एलिल बेंजिल या ऐसे कार्बोकेटायन दिए रहेंगे जिसमें आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना रहेगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो जितने नए व्यूअर्स हैं जो हमारे चैनल्स को के इस वीडियो को देख रहे हैं, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। पुराने वाले लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि उन स्टूडेंट्स को भी लाभ मिल सके जिन लोगों को अभी भी जिनके यहाँ अभी प्रॉब्लम्स है, जिनको समझने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो बहुत इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जा रहा है। आप अच्छी तरीके से पढ़ भी सकते हैं और अच्छे नोट्स भी बना सकते हैं, नंबर भी अच्छा गेन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकें उतना ज़्यादा लाइक करिए, जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकें उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।